हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लाइव क्लास पढ़ेगा बिहार में। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? क्या सभी लोग वापस आ गए? तो चलिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा एसएसटी का सीरीज का ये डे नंबर 15 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले वैसे 80 प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जा रहे होंगे। तो चलिए आज का इस डे 15 में, तो डे नंबर 15 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डे नंबर 15, ठीक है। डे नंबर कितना भाई साहब? 15। अब यहाँ पे कौन सा आ गया भाई? टैब कहाँ? वेट फॉर इट। चलो, तो डे नंबर 15 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जाकिर हुसैन, हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं बताइए। चलिए, तो बात करते हैं कि हम लोग डे नंबर 15 में पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग आज वैसे 80 प्रश्न को करने वाले हैं, जिससे हम लोग का एग्जाम में नैया पार लगेगा भैया। तो चलो, बिना किसी देरी के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पे नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दिया और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए भैया, एक दमेदार एकदम मजेदार क्विज के साथ हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। कह रहा है भैया हमारे पढ़ेगा बिहार की टीम द्वारा आपके लिए बहुत अच्छे तरीका से एक मोटिवेटिव लाइन लेकर आया जाता है, जो कि आपको पता होगा। तो सबसे पहला बात हम इसी को पढ़ के आपको बताते हैं। भैया कह रहा है एसएसटी का एक एग्जाम नहीं है भैया, एक युद्ध है। क्या है? एसएसटी का एग्जाम नहीं है, एक युद्ध है। तो सुनो एसएसटी के योद्धा, ठीक है, सुनो एसएसटी के योद्धा कि एसएसटी का सिलेबस अगर पहाड़ जैसा है, एसएसटी का सिलेबस अगर पहाड़ जैसा है, तो तुम भी तो कोई दशरथ मांझी हो क्या? तुम भी तो दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कैसा लगा हमारा ये तरीका? लव कुश, हेलो बच्चा पार्टी। तो जैसा कि आपको पता होगा भैया, क्या कि कह रहा है भैया कि एसएसटी कोई एग्जाम नहीं है कि युद्ध है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया जब हम योद्धा हैं तो कह रहा है एसएसटी का सिलेबस तो एक पहाड़ के जैसा है, तो भैया हम भी तो दशरथ मादी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्लास का पहला प्रश्न, ठीक है। हमारे आज का क्लास का पहला प्रश्न है कि 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व सरकार के आयोग का कौन अध्यक्ष था? 1921 में जो सरकार गठित हुआ था, ठीक है, उसमें राजस्व आयोग यानी कि टैक्स वाला, ठीक है ना, राजस्व आयोग का अधिकारी भैया किसको बनाया गया था? इब्राहिम रहमतुल्लाह को, या फिर जेएम किन्स को, या फिर जमशेदजी टाटा को, या फिर घनश्याम बिरला को? किसको बनाया गया था? हेलो बुआ सत्यम। चलिए, सभी लोग एक बार अपने अपने मित्र दोस्त को शेयर कर देंगे ताकि हमारे ये लाइव क्लास सभी बच्चे के पास पहुंचे, क्योंकि भैया पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इब्राहिम रहमतुल्लाह, ठीक है। इब्राहिम रहमतुल्लाह को राजस्व आयोग का सबसे पहला अध्यक्ष 1921 में बनाया गया था, ठीक है। चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुआ? ऑप्शन है 1949 में, 1956 में, 1990 में, इनमें से कोई नहीं। तो औद्योगिक नीति का घोषणा भारत में आजादी के जस्ट बाद 2 साल बाद यानी 1949 में औद्योगिक घोषणा कर दिया गया। औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला दिया गया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी कि 1949 में भारत में क्या ला दिया गया? इंडस्ट्री का पॉलिसी का घोषणा कर दिया गया, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1949, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है, 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर क्या हुआ? आर्थिक मंदी बोलते हैं भैया 1929 में, जिसको हम लोग महामंदी के नाम से जानते हैं। किसको? महामंदी के नाम से जानते हैं। तो महामंदी का सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा? ठीक है, तो ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। सबसे ज्यादा बुरा असर ऐसा नहीं था कि कौन देश से अछूता था, ठीक है, सब देश थोड़ा ना थोड़ा डगमगाया, लेकिन सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव किस पे पड़ा? तो अमेरिका पे पड़ा। किस पे पड़ा? अमेरिका पे पड़ा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, ठीक है। तो आर्थिक मंदी का बुरा असर सबसे ज्यादा किस पे पड़ा? अमेरिका पे पड़ा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है भैया, कह रहा है युद्धोत्तर पूर्व निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ? देखो, युद्धोत्तर पूर्व निर्माण यानी युद्ध के बाद भैया जो पूरे विश्व का आर्थिक स्थिति बड़ी डगमगा गया था, उसके बाद बोला जा रहा है कि भैया इंतजार करने के लिए पैसे का इंतजार नहीं भैया, इंतजाम, ठीक है, पैसे का इंतजाम करने के लिए क्या चीज को स्टार्ट किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या फिर विश्व बैंक का, या फिर एशियाई विकास बैंक का, या फिर फेडरल बैंक का? किसका किया गया था? अमन कुमार, हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम बैक बउआ। चलिए, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, पटाख पटाख इसका आंसर दो। क्या भैया? तो विश्व बैंक का। किसका? विश्व बैंक का क्या किया गया? आर्थिक मंदी से निपटने के लिए, पैसा का जुगाड़ करने के लिए विश्व बैंक का उद्घाटन किया गया, ठीक है। चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 की यूरोपीय आर्थिक संघ का मुद्रा क्या है। यूरोपीय आर्थिक संघ यूएन का भैया, यूएन यूनाइटेड नेशन का आर्थिक मुद्रा, यूनियन में जितने भी राज्य हैं, जितने भी देश हैं, उनका मुद्रा क्या है, उनका पैसा क्या है, क्या डॉलर है, पाउंड है, रूबल है, यूरो है। जल्दी से बताओ कि क्या है भैया यूरोपीय संघ का मुद्रा क्या है, क्या डॉलर है, पाउंड है, रूबल है, यूरो है। तो वहां पे क्या चलता है भैया, यूरो चलता है। क्या चलता है, यूरो चलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या चलता है, यूरो। अगला हमारा प्रश्न है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया, जल्दी से बताओ, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया। तो ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, मनमोहन घोष। अच्छा, न्यू इंडिया ना, न्यू इंडिया समाचार पत्र, जल्दी से बताओ न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया। जल्दी जल्दी आपके पास क्वेश्चन है, न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया, जल्दी से बताइए पटाक पटाक। क्या महात्मा गांधी ने, क्या एनी बेसेंट ने, क्या राजा राम मोहन राय, क्या मनमोहन घोष ने, बताइए। न्यू इंडिया, देखो न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था, ठीक है, न्यू इंडिया, ठीक है, महात्मा गांधी सब लोग मार रहे हैं भैया, लेकिन एक बात हमको बता देते हैं, ठीक है। न्यू इंडिया जो समाचार पत्र था मुख्य रूप से मदन मोहन मालवीय शुरू किए थे, लेकिन बाद में इनका नाम एनी बेसेंट के साथ जोड़ दिया जाता है, एनी बेसेंट से जुड़ा था। लेकिन महात्मा गांधी यंग इंडिया का किए थे, ठीक है, महात्मा गांधी यंग इंडिया के किए थे, ठीक है। एनी बेसेंट की थी भैया, पहले तो मदन मोहन मालवीय स्टार्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे मदन मोहन मालवीय नहीं है, लेकिन एनी बेसेंट टिक करेंगे। लेकिन बात करते महात्मा गांधी तो यंग इंडिया किए थे, यंग इंडिया, ठीक है ना, यंग इंडिया, इसी को अप्रोच करके यंग इंडिया किए थे, ठीक है ना। महात्मा गांधी यंग इंडिया किए थे, न्यू इंडिया को एनी बेसेंट, अगर ऑप्शन में रहता मदन मोहन मालवीय तो उसको हम टिक करते, ठीक है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा दिमाग लगा के टिक करना, ठीक है ना। चलो हमारा अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, बियाना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। अच्छा, बियाना कांग्रेस भैया मेटरनिख युद्ध, हाँ, बियाना कांग्रेस मतलब मेटरनिख युद्ध। अब बात करते हैं कि आखिर मेटरनिख चाहता क्या था भैया। अब बात करते हैं गणराज्य को पुनः स्थापित करना, या फिर लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, या फिर राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छा, बियाना कांग्रेस आखिर बना कहला, तो बियाना जो कांग्रेस था भैया राजतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए, यानी राजा का वाला शासन को फिर से स्थापित करने के लिए बियाना कांग्रेस बना था ना, सबको पता होगा। तो ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिख युग में हुआ था ना, मेटरनिख युग में 19। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्यम का सही आंसर आया है, अमन का भी सही आया है, एकदम बिल्कुल झकास लाजवाब। चलिए बवाल, नीरू का भी सही आया है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन मार्क, सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर जो था कहाँ का निवासी था, जल्दी से बताओ, क्या रोम का था, चीन का था, यूनान का था, मिस्र का था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ सब लोग पटाक पटाक। सिकंदर कहाँ का निवासी था, चलिए 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 शुरू हो जाइए। आंसर आंसर अब तक तो आ जाना चाहिए था भाई, अब तक आंसर आ जाना चाहिए था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो ऑप्शन सी आ रहा है यूनान, ठीक है, यूनान का निवासी था। क्या था, यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, यूनान का निवासी था। ऑप्शन सी नीरू का सबसे पहले आया है, उसके बाद अमन का है, उसके बाद सत्यम का है। चलो ठीक है बउआ, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसने किया था। मैंने बताया था भैया रेलवे का शुरुआत भारत में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। तो भैया लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही टेलीग्राफ का भी शुरुआत किया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा ही टेलीग्राफ का शुरुआत किया गया था। तो याद रखना कि रेलवे जब चलाया गया था 1853 में सबसे पहला बार मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने तक, ठीक है, मुंबई से थाने तक चलाया गया था। 1853 में सबसे पहला रेलवे चला था, तो उसका शुरुआत भैया लॉर्ड डलहौजी किए थे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी ही हो जाएगा। टेलीग्राफ का भी शुरुआत उसी ने किया था, यानी जिससे हम लोग आज हेलो 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 भी कर रहे हैं, सबका वही देन है, ठीक है। चलिए ओके धीरज वेलकम बैक। निशांत का आंसर गलत है, बाकी वह सब बच्चे का आंसर सही आया है। 10 नंबर में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या सत्येंद्रनाथ टैगोर, क्या फिर गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर मोतीलाल नेहरू। चलो भाई जल्दी से इसका आंसर बताओ, तब तक जैकेट पहन लेते, बड़ी ठंडा लग रहा है भाई साहब। एक सेकेंड, चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। 10 का कितना आ रहा है, सी आ रहा है, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद, ठीक है, उसके बाद किसने
किसने भैया, किसने अपना आंदोलन वापस ले लिया? तो भैया महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी थे जो आंदोलन चला रहे थे भैया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? कब कब कौन 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 कौन? ठीक है, तो असहयोग आंदोलन। क्या असहयोग आंदोलन? महात्मा गांधी क्या कर लिया? अपना वापस ले लिए। किस कांड के बाद? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन जो था वापस ले लिए महात्मा गांधी, क्योंकि भैया महात्मा गांधी जो थे वो भैया हिंसा नहीं करना चाहते थे, अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? जल्दी जल्दी आंसर बताओ, पटाक पटाक। लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया? मेजनी ने किया, खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया, सी राजा गोपालाचारी ने किया, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया? जल्दी से बताइए, जल्दी 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 भाई जल्दी। अरे भाई साहब, खान अब्दुल गफ्फर खान। जिसका जिसका आंसर बी आ रहा है बिल्कुल सही है कि लाल कुर्ती नामक गठन संस्था का गठन किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फर खान, जिनको दूसरा नाम भैया सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरे भाई 13 का आंसर कौन दे रहा है? ये भाई हम 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर नंबर 13 दे रहा है। वाओ, दिस इज सो नाइस, एडवांस टेक्नोलॉजी। अगला हमारा प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? जल्दी जल्दी बताओ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1918, 1920, 1922? ओके, जल्दी, लखनऊ समझौता। हाँ, लखनऊ समझौता भाई बताओ। अरे एक और बात बताओ, लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और किसका? मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि आईएनसी जिसको बोलते हैं, आईएनसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कौन? लखनऊ समझौता 1916 में, दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और आईएनसी के बीच में क्या हुआ था? ये समझौता हुआ था। अब इसका जो लीडर थे भैया, इसका जो लीडर थे बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इनके तरफ से कौन लीडर थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गंगाधर तिलक। और इनके तरफ से थे जिन्ना। ठीक है, जिन्ना साहब। ठीक है, मोहम्मद जिन्ना। ठीक है, तो इधर से जिन्ना थे और इधर से बाल गंगाधर तिलक के लीडर। ठीक है, तो दोनों का समझौता 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। ठीक है, डन 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 डन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 14, इंडियन सिक्योरिटी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? इंडियन सिक्योरिटी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? इंडियन सिक्योरिटी कमीशन का अध्यक्ष कौन थे भैया? इसी को ना भैया, साइमन। साइमन का नाम याद आया होगा, साइमन साइमन साइमन। अरे भाई यही नियम लगाने के लिए ना, इसमें कौन भारतीय नहीं था तो इसके लिए हम लोग विरोध किए थे, काला झंडा दिखाया था, साइमन साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन जो गो बैक। अरे भाई ठंडा लग रहा था यार, जैकेट चेंज नहीं करे, ठंडा लग रहा था भाई। बताओ, अच्छा बताओ कि इंडियन सिक्योरिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन था? जनरल डायल था, विलियम हंटर था, रॉबर्ट ओवन था, या फिर जॉन साइमन था? तो सबको पता हो गया होगा भाई, साइमन साइमन का नाम लिया तो जॉन साइमन ही रहा होगा। तो इसका अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन था। क्या था? जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, हम तो बता ही दिए थे। अच्छा एक बात बताओ सब बच्चा, जल्दी 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 भाई हमारा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद जरूर से लाइक जरूर कर देना इस सेशन को। ठीक है, चलिए ईशा अंबानी। अरे भाई साहब, मेरे फील्ड में कौन पधार गई? ईशा अंबानी। बच के रहना भाई, यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का आना जाना होता है ना। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है 15, सुएज नहर को कब खोला गया था? सुएज नहर को कब खोला गया था? जल्दी से बताइए, सुएज नहर को कब खोला गया था? जल्दी जल्दी बताओ भाई, सुएज नहर को कब खोला गया था? 1828, 1869, 1914, 1924? सुएज नहर, जल्दी से बताओ भाई, सुएज नहर जल्दी जल्दी बताओ। सुएज नहर किस 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 भाई? सुएज नहर, सुएज नहर। तो देखो सुएज नहर 1869 में खोला गया था। कब? 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। ठीक है, 1869 में सुएज नहर को खोला गया था। ठीक है, और बात करते भैया कि ये जो हुआ था 18 अगस्त 1869 में, 18 अगस्त 1869 में खोला गया था। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, आगे बढ़े, बताओ जल्दी 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 जल्दी। 15 का बी। ठीक है, सबका बी आ रहा है। चलिए 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 चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है 16, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये बताओ, सूती वस्त्र प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ स्थापित किया गया था?
जल्दी जल्दी बताइए। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया था? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, अहमदाबाद। सबसे पहला। ओके, जल्दी से बताओ भाई साहब, सूती वस्त्र सबसे पहला। कॉटन मिल, कॉटन मिल। ये भाई 1818 में, याद रखना, 1818 में कलकत्ता में सबसे पहला खुला गया था। लेकिन ये चला नहीं था, ये चला नहीं था, लेकिन सबसे पहले तो यही खुला था। ये असफल रहा था, सफल वाला मुंबई में खुला था, सफल वाला मुंबई में खुला था। ठीक है, सफल वाला मुंबई में 1854 में खुला था। सफल अगर पूछेगा तो 1854 में मुंबई में खुला था, मुंबई में। ठीक है, जिसको बम्बई बोलते थे। तो 1854 में मुंबई में खुला था सफल वाला, लेकिन यह सफल था, लेकिन पहला लगा था, इसका नाम तो इसी का ना याद रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर सफल पूछता तब हम लोग मुंबई रखते। ठीक है, चलो हमारा अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ये बात तो सबको पता होगा। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में, 1804 में, 1871 में, 1817 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? जल्दी से बताओ, पटाक पटाक, जल्दी 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 जल्दी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789, 1804, 1871 या फिर 1817? हाँ, तो सबको पता है भैया, 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट, 1789। अगला हमारा प्रश्न है मेजनी। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्या लाल सेना थे, कार्बोनरी से, कार्बोनरी, यहाँ पे कार्बोनरी होगा। ठीक है, कार्बोनरी से, या फिर डायर से, या फिर जेल्डेरिन से, जोल्वेरिन होगा, यहाँ पे जोल्वेरिन होगा। ठीक है, जोल्वेरिन से। बताओ भाई, मेजनी का संबंध किससे था? मेजनी का संबंध किससे था? जल्दी 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 जल्दी। हाँ, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी। ऑप्शन बी, सत्यम का सबसे पहले आंसर आया है। तो सत्यम का नाम सोनाली है ना बाबा? सोनाली नाम सोनाली है ना? सोनाली, सोना आली। ऐसा नहीं बोलना कि सर मजाक कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, 19 राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना विश्वविद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय आंदोलन जहां से स्टार्ट हुआ था, उस जो अभी केंद्र कहाँ पे है भैया? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो बना था, वो विश्वविद्यालय अभी कहाँ पे है भैया? इटली में, जर्मनी में, रूस में, ग्रेट ब्रिटेन में? बताओ, राष्ट्रीय आंदोलन का जो जन केंद्र बना था वो कहाँ पे है? बताओ, किस राज्य बोल रहे हैं, किस देश में स्थित है? क्या इटली में, क्या जर्मनी में, क्या रूस में, क्या ग्रेट ब्रिटेन में? तो सबको पता भैया अभी क्या है, जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी से स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसका केंद्र जो था भैया विश्वविद्यालय कौन सा? कौन सा? तो जर्मनी से। ठीक है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आंसर दो ना पटाक पटाक भाई। 20 नंबर, कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? अमन बच्चा पार्टी, आंसर दो, आंसर पटाक पटाक बताओ, कोसूत का संबंध किस देश से है? आपके जो सिलेबस में रहेगा उसी से क्वेश्चन किया जाएगा ना, अब कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन तो किया नहीं जाएगा आपसे। चलिए बताइए, कोसूत का संबंध किस देश से है? क्या ऑस्ट्रिया से है, यूनान से है, पोलैंड से है और हंगरी से है? बताओ, कोसूत। तो देखो, हंगरी में जब राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था भैया, तो वहां कोसूत, ठीक है, तो कोसूत राजा बना था, तो भैया कोसूत, यानी कोसूत का संबंध किससे है? हंगरी से है। किससे है? हंगरी। कोसूत का संबंध हंगरी से है। ठीक है, चलिए बी आंसर आ रहा है, जो कि गलत है भाई साहब, यूनान से नहीं है, कोसूत का संबंध हंगरी से है। ठीक, अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? अच्छा, ड्यूमा, ड्यूमा मतलब रूस का संसद, रूस का संसद, रूस का संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। ठीक है, तो रूस के संसद का गठन 1861 में हुआ, 67 में हुआ, या फिर 1905 में हुआ, या फिर 1917 में हुआ? बताओ, रूस में जो हुआ था उसका संसद का गठन, वो कब हुआ था? ये बताओ जल्दी से, जल्दी 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 बताओ भाई, रूस में प्रतिनिधित्व ड्यूमा का गठन कब किया गया था? संगीता शर्मा का आंसर बी आ रहा है। अच्छा, पिछले प्रश्न का क्या इसका आंसर कितना आ रहा है बउआ? अरे भाई, इसका आंसर आना चाहिए 1905। रूस में जो ड्यूमा बना था 1905 में बना था, 1905 में बना था, 1905 होगा आंसर, 1905। ए भाई, रूस में जो प्रतिनिधित्व का गठन हुआ था 1905 में हुआ था। ठीक है, चलो 1956 गलती है। अगला हमारा प्रश्न है 22। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? कौन ऐसा संधि हुआ भैया जिसमें रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत? ठीक है, किस संधि के तहत रूस बाहर हो गया? बताओ जल्दी से, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, वर्साई की संधि, या फिर पेरिस की संधि? किस संधि के कारण रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो तुम लोग को पता होगा, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में जो हुआ था, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 1918 में, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, इसके कारण रूस क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया ना। चलिए
ओके ओके ओके, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी सबके साथ हुआ था ना, तो ब्रेस्ट लिटोवस। अरे भाई, रे भाई सब डी मार रहा है, पेरिस समझौता, कान झाड़ देंगे तुम लोग का। पेरिस समझौता टिक कर रहा है, बी ब्रेस्ट लिटोवस। एक ही को कैंसर सही आया, धीरज का सही आया है, बाकी बात सत्यम का एगो सही आया, बाकी बात किसी का सही नहीं आया है। अगला हमारा प्रश्न है 23, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? समाजवाद, अच्छा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स को, फ्रेडरिक एंगल्स को। अच्छा बताना भैया, वैज्ञानिक समाजवाद, एगो नाम तुमको साफ साफ दिख रहा होगा, समाजवाद। समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो भैया कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। रश्मि कुमारी, वेलकम बैक इन आवर चैनल। भैया पढ़ेगा बिहार में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कि इसका जिसका आंसर सी आया होगा, ऑप्शन नंबर सी, वो सही होगा। यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आप याद रखना भैया, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है बउआ, रश्मि बिल्कुल सही है, सत्यम का भी सही है। ठीक है, 23 का बी आ रहा है। बच्चा तुम बोला क्वेश्चन सही, क्वेश्चन इजी है लेकिन गलती कर रहा है। बताओ अगला जो हमारा प्रश्न है, पोट्समैन की सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अच्छा, पोट्सडैम का सम्मेलन जो हुआ था, घोषणा हुआ था, उसमें क्या काम हुआ था? जापान अपना आत्मसमर्पण कर दिया था, अमेरिका का आत्मसमर्पण हुआ था, वियतनाम का स्वतंत्रता हुआ, या फिर जर्मनी का एकीकरण? अच्छा, पोट्सडैम सम्मेलन। ठीक है, बताइए। अच्छा, आदित्य नाम है आपका, ओके डन बउआ। तो बात करते भैया कि पोट्सडैम, ठीक है, इस घोषणा का उद्देश्य क्या था? इसका मेन काम क्या था भैया? तो उसके कारण क्या हुआ था? जापान अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, यानी जापान अपना आत्मसमर्पण किया था। भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसका जिसका ए आया सही है। अमन का, धीरज का, संगीता का, रश्मि का, चलो सबका सही है। ओके, अगला हमारा प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस आयोग ने प्रस्तुत की? अच्छा, सतत विकास पोषणीय की अवधारणा 1958 में, ठीक है, 1958 में सबसे पहली बार किया गया था। 1958 बोल रहे, 1928 में, 1928 में ब्रुट्सलैंड कमीशन द्वारा किया गया था। 1928 में, 1928 में सबसे पहली बार किया गया था। लेकिन बात करते किस सम्मेलन में? तो ब्रुट्सलैंड सम्मेलन में। ब्रुट्सलैंड सम्मेलन ने सबसे पहले जाके क्या किए थे? कोर्ट में अपील किए थे सतत पोषणीय विकास के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रुट्सलैंड आयोग 1928 में ब्रुट्सलैंड ही क्या किए थे? जाके अपील किए थे कोर्ट में। भैया किसके लिए? सतत पोषणीय विकास का आवाज उठाने वाला सबसे पहला व्यक्ति क्या था? ब्रुट्सलैंड था। ठीक है, चलिए ओके ओके बउआ आदित्य। चलो हमारा अगला जो प्रश्न है, 26 निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? अच्छा देखो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो हम बात करते हैं कि नया जलोढ़ मिट्टी को, तो भैया हम लोग नया जलोढ़ मिट्टी को तो हम लोग क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। तो पुरानी को बांगर कहेंगे, पुरानी को बांगर कहेंगे। अच्छा तो चलो ये बात तो हम बता दिए। सबसे अच्छा मकई का उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में सबसे अच्छा मकई का उत्पादन कहाँ होता है, ये बता दो। विश्व में सबसे अच्छा मकई का उत्पादन कहाँ होता है, ये बताओ जल्दी से। विश्व में सबसे अच्छा मकई का उत्पादन कहाँ होता है? तो तुम लोग को पता होगा, बिहार के दियारा इलाका में। कहा? बिहार के दियर के इलाका में, दियारा इलाका में, वहां पे नया नया जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, तो बिहार के दियारा इलाका में मकई का खेती सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, चलो अगला हमारा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? अगस्त 1980 में, जुलाई 1985 में, सितंबर 1987 में, या फिर अक्टूबर 1993? प्रथम जल नीति, वाटर पॉलिसी, राष्ट्रीय नेशनल वाटर पॉलिसी, फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी कब लाया गया था? जल्दी से बताओ। ओके, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सितंबर 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 1987। ठीक है, सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति लाया गया था। सितंबर 1987, ठीक है, सितंबर 1987। चलो भाई एक बार जरूर जरूर से सब लोग लाइक कर दो, लाइक 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 जरूर कर दो। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वैसे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले होते हैं हम लोग, जो कि आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट पूछे जा रहे होते हैं। याद रखना कि जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही प्रारूप आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला जो प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बताओ भाई साहब, जल्दी जल्दी बताइए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, या फिर गुजरात में, या फिर केरल में, या फिर उत्तर प्रदेश में है? बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट अब भाई किसके लिए फेमस है? तो बाघ के लिए, पता है ना, बाघ के लिए, बाघ के लिए भैया, बाघ का परिसर, बाघ को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आखिर है कहाँ? बताओ। याद रखना कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, उत्तराखंड में है। निशांत को इसके लिए पीटे थे हम। क्या निशांत, इसके लिए तुम पिटाई खाया था, भूला तो नहीं होगा?
चलो ठीक है बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन ए इज राइट, उत्तराखंड में बाघ के लिए, ठीक है, बाघ परियोजना के लिए इसको चुना गया था। भारत का सबसे पुराना क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। ठीक है, चलो सबका सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है भाई। 28 का बी, अमन का, सत्यम का, आदित्य का, नीरू का। चलो ठीक है, निशांत का भी सही आंसर आया, धीरज का भी सही आ रहा है। ए भाई बी सब मार रहा है, कान झाड़ भी दिख रहा है, सब बी मार रहा है, छी। चलो अगला हमारा प्रश्न है 29, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिसर्च कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिसर्च कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिसर्च कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या फिर डिब्रू सैखोवा? जल्दी बताओ। बायोस्फीयर रिजर्व जो सबसे छोटा पता है कौन है? डिब्रू सैखोवा, ठीक है। लगभग ये 765 वर्ग किलोमीटर में फैलल है। कहा 765 वर्ग किलोमीटर में फैलल है, सबसे छोटा यही है। क्या है? सबसे छोटा जैव मंडल रिसर्च, भारत का सबसे छोटा तो यही है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे छोटा रिसर्च सेंटर यही है, ऑप्शन है हो जाएगा डिब्रू सैखोवा। अगला है क्विनाइन का उपयोग किसमें होता है? क्विनाइन सबको पता होगा भाई, साइंस में भी क्वेश्चन आता है और एसएसटी में भी आता है। क्विनाइन का उपयोग किसमें होता है? मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में, टीबी में। क्विनाइन का उपयोग किसमें होता है? जल्दी से बताओ। ओके भाई साहब, क्विनाइन का उपयोग किसमें होता है? क्या मलेरिया में होता है, कैंसर में होता है, दर्द निवारण में होता है, टीबी में होता है? ये तो सबको पता होगा भाई, क्विनाइन। ये भाई क्विनाइन का, अब क्यों 9 नहीं कर लेना तुम लोग, ठीक ना? क्यों 9? हाँ ठीक है। ए भाई दर्द निवारक में तो नहीं होता है, गलत। डी ना, टीबी में भी नहीं होता है। 30 का बी ना रे भाई साहब, रे मलेरिया में क्विनाइन का उपयोग होता है रे भाई साहब, मलेरिया वाला पर्सन को क्विनाइन दिया जाता है। आंसर तक किसी का नहीं आया, बताइए। गद्दारी सब कर रहा है, क्वेश्चन इजी है, आंसर दे नहीं रहा है, आंसर गलती दे रहा है, बताइए। चलो अगला हमारा प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिसरण केंद्र कार्य कर रही है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कितना तेल परिसरण काम कर रहा है? 16 गो, 18 गो, 20 गो, 23 गो? जल्दी से बताओ। खान अब्दुल गफर खान। अभी संगीता का आंसर अभी पीछे ही आ रहा है। ए भाई साहब, बहन संगीता, तुम एक बार लाइव को काट के फिर से लाइव में आ जाओ, ताकि हम लोग का साथ में आंसर दे सकती हो। ठीक है, एक बार आप जरूर से जरूर करना। ठीक है, चलो बी आंसर आ रहा है 18 गो, बी आंसर आ रहा है 18 गो। ठीक है, बी आंसर आ रहा है क्या गो? 18 गो। ठीक है, 18 गो सार्वजनिक तेल परिष्करण केंद्र भारत में अभी काम कर रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है 32, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था? शिव सुंदरम में, देहरादून में, शिमला में, दार्जिलिंग में? याद रखना, हाइड्रो पावर प्लांट का स्थापना सबसे पहले हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ किया गया था? क्या शिव सुंदरम में, क्या देहरादून में, क्या शिमला में, क्या दार्जिलिंग में? तो सबका आंसर आना चाहिए भैया दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला आंसर जो आया है वो आया आदित्य का, बिल्कुल सही है। निशांत का आया, उसके बाद सत्यम का आया, नीरज का, नीरू का गलती है। अगला हमारा प्रश्न 33, एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में? एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? क्या केरल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, या फिर बात करते हैं कि महाराष्ट्र में है? एन्नोर, देखो एन्नोर ऐसा कुछ नाम रहे ना तो तमिलनाडु। हाँ कौन? तमिलनाडु में। कहा एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर जो पोर्ट है वो तमिलनाडु में। कहा भैया? तमिलनाडु में है। ठीक है, चलो एक बार सभी अपने अपने एंड से सब लोग लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, लाइक जरूर करना है भैया, लाइक के कारण ही हम लोग यहाँ पे हैं। ठीक है, हाँ चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है 34, कहलगांव तापिया विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? कहलगांव तापिया विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? भागलपुर में, मुंगेर में, जमुई में, कांटी में? जल्दी से बताओ, कहलगांव तापिया विद्युत केंद्र किस जिला में स्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई और कांटी? जल्दी। अच्छा एक बात बताओ सर, शायरी भाई हम तुम लोग को कितना बार बता चुके भाई, हमको शायरी वारी नहीं आता, एक बार लिखो तो हम कह दें। चलो ये क्लास शुरू करने से पहले हमारा शायरी नहीं होता है, बोर्ड पे नहीं दिखता है कि हमारा पढ़ेगा बिहार टीम द्वारा लिखा हुआ रहता है। इसका आंसर सबका ए आ रहा है, जो कि सही है। कहलगांव कहाँ है भैया? भागलपुर में है, जो कि विद्युत केंद्र बिहार में है। ठीक है, और भैया बात करते हैं तो कांटी जो है मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर। ठीक है, चलिए अगला हमारे निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप? सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप बोल रहे हैं, भूकंप।
कौन सा ऐसा है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? अच्छा, प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब कि मानवीय आपदा होगा। कौन है भैया, कौन है मानवीय आपदा? तो ऑप्शन हो जाएगा आतंकवाद। आतंकवाद का दूसरा नाम बाबू भाई, हाँ, आतंकवाद का दूसरा नाम बाबू भाई। चलो ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 36 नंबर, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? सब कृष्णा मार देगा, जो कृष्णा मारेगा उसका गलती हो जाएगा, पहले हम बता दे रहे हैं। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? हम वार्निंग दे दिए, कृष्णा नदी तो जल्दी नहीं मार, जल्दी क्या, मारना ही नहीं। चलो बताओ, आंसर बताओ, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रिहंद। तो हम कृष्णा पहले ही काट दिए हैं, जल्दी से बताओ, पड़ाक पड़ाक पड़ाक। तो भाई बताइए, नर्मदा, ना 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 ना, कावेरी नदी पे है भाई, कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी तमिलनाडु में, कर्नाटक में पड़ता है, सॉरी कर्नाटक, कर्नाटका में मुख्य रूप से ही है, ठीक है। तो कृष्णा सागर कर्नाटका में है, कौन सा नदी पे? तो कावेरी नदी। हम कृष्णा नदी पहले ही काट दिए थे, इसलिए कि सब कृष्णा दिखता है, कृष्णा टिक कर देता है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तरंगे कहां से उत्पन्न होती है? अच्छा, भूकंप की तरंगे कहां से उत्पन्न होती है? क्या केंद्र से, अभिकेंद्र से, ठोस आंतरिक कोर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? भूकंप की तरंग जो है कहां से उत्पन्न होती है? जल्दी से बताओ, भूकंप की तरंगे कहां से उत्पन्न होती है भाई? क्या केंद्र से, क्या अभिकेंद्र से, क्या ठोस आंतरिक कोर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप का केंद्र जो है, तरंग स्टार्ट होता है उसके केंद्र से, यानी सेंटर से, इसी को नहीं पी सेंटर बोलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 38, भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन सा है? भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्या बैरोमीटर है, क्या सिस्मोग्राफ है, क्या एनीमोमीटर है, या फिर थर्मामीटर? थर्मामीटर ना रे, थर्मामीटर। थर्मामीटर, अभी तो पारा एकदम हाई नहीं हुआ, पारा एकदम लो हो गया, अभी हमको लगता है 10 डिग्री के आसपास होगा। क्या डिग्री है, क्या डिग्री है? 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 9 डिग्री के आसपास होगा, 9 या 10 होगा। चलो, भूकंप तरंग मापन क्या करता है, किससे मापते हैं भैया? तो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। किसको मापते हैं? सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ यंत्र से हम लोग क्या करते हैं, भूकंप को मापते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अरे भाई, बैरोमीटर कौन मार रहा है? सिस्मोग्राफ सही होगा, बिल्कुल सही है भैया, निशान तुम सही मारा है इस बार, धीरज का भी सही आया, बाकी बस सबका गलत आया अभी। हाँ चलो ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि सूखा होता है, कृषि में सुखाड़ कब होता है? कृषि में सुखाड़ कब होता है भाई साहब? कृषि में सुखाड़ जल के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी के लवणता के कारण, चट्टानों के खिसकने से। भाई चट्टान के खिसकने से कृषि में कहीं सुखाड़ आता है? मिट्टी की लवणता के कारण कहीं सुखाड़ आता है? मिट्टी के क्षय के कारण होता है? जल के अभाव में, ऑप्शन ए, जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। जिस क्षेत्र में 30 सेंटीमीटर से, जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? सुखाड़ घोषित कर देते हैं। या फिर बात करते हैं जिस क्षेत्र में 30% फसल अगर सूखल रह जाए तो उसको भी हम सुखाड़ में घोषित कर देते हैं, ठीक है। चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है 40, भूकंप या सुनामी में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? भूकंप या सुनामी में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? क्या बलुई पर्वत क्षेत्र है, क्या भूपर्वतीय दरार क्षेत्र, या फिर महासागरीय गर्त, या फिर इनमें से सभी? कह रहे भूकंप और सुनामी में सबसे अधिक ज्यादा खतरा वाला एरिया कौन है? सबसे अधिक, भूकंप और सुनामी दोनों में। क्या पर्वतीय क्षेत्र? तो भैया भूकंप में इधर कहानी खत्म हो जाएगा, और भूपर्वतीय दरार में इधर कहानी खत्म हो जाएगा भूकंप से, और महासागरीय गर्त में तो सुनामी से कहानी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब सब के सब डेंजरस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब के सब कहानी खत्म। ये दोनों में भूकंप ले डूबेगा, इसमें बच गया तो सुनामी ले डूबेगा। तो कौन प्रभावशाली है? तो ऑप्शन नंबर डी, 40 का डी एकदम सही है भाई, डी डी डी। धीरज का सबसे पहला आंसर आया, सत्यम का आया है, आदित्य का आया है, और निशांत का आया है, और फिर नीरू का आया है। चलो ठीक है। अगला हमारा प्रश्न 41, भारतीय वन्य बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1950 में हुआ है, 1952 में, 1948 में हुआ है, 1954 में हुआ है? भारतीय वन्य बोर्ड का गठन पूछ रहा है भाई साहब, भारतीय वन्य बोर्ड का गठन कब हुआ था ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, भारतीय वन्य बोर्ड का गठन कब हुआ था? क्या कौन बच्चा है जो बता सकता है? हाँ सब बताएगा भैया, 1950 में, 1952 में, या फिर 1948 में, या फिर 1954 में। बताओ भाई, भारतीय वन्य बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1952 होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए सही है, 1952। ओके डन 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 डन। 1952 में क्या होता है? भारतीय वन्य बोर्ड का गठन हुआ था, यानी उसको उद्घाटित किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है 42, कह रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन थे? आयुर्वेद के जनक कौन थे? क्या भाई चरक थे, धन्वंतरी थे, पतंजलि थे, सुश्रुत थे? भैया आयुर्वेद के जनक पूछ रहा है, तो आयुर्वेद के जनक कौन थे? सबको पता है भाई, चरक। शायद कौन? चरक चरक चरक, ठीक है। तो चरक चरक, चरस नहीं बोल देना रे, कोनो 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 चरसे बोल देगा। अच्छा कोई बात नहीं, याद रखने के लिए हम लोग चरसो याद रख सकते हैं, लेकिन गंदी बात है ना।
तो आयुर्वेद के जनक कौन थे? चरक थे। किसी के नाम नहीं बिगड़ने, खास करके हमारे उस जेंटलमैन का, उन सभी पुरुषोत्तम आदमी का जो कि हमारे लिए बहुत कुछ करके गया है, तो उनका सम्मान आदर दिल से करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग का बात करते हैं। अगला प्रश्न है 43, रेड क्रॉस का उपयोग किसमें होता है? रेड क्रॉस का उपयोग क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है बउआ, याद रखना, तुम लोग गलत किए हो। रेड क्रॉस का उपयोग किसमें होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है, टीबी में होता है। HIV में तो होता नहीं है भैया, एड्स में तो एकर काम हईले नहीं है, मलेरिया में एकर काम हईले नहीं है, टीबी में एकर काम हईले नहीं है, तो बच कौन गया? कैंसर। यानी रेड क्रॉस का उपयोग किसमें करते हैं? कैंसर में करते हैं। रेड क्रॉस का उपयोग किसमें करते हैं? कैंसर में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसमें से जो है भैया नवीकरणीय ऊर्जा का कौन स्रोत है? सिंपल सा आंसर बताना है, नवीकरणीय का कौन सा स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम गैस या फिर प्राकृतिक गैस। किसमें होता है भैया नवीकरणीय ऊर्जा का सुधारण? तो नवीकरणीय मतलब कि दोबारा हो सकता है। तो एक बात बताओ, इसके अलावा कौन है नवीकरणीय? यहाँ पे दिख रहा है? नहीं ना हो रहा है भाई। सोलर एनर्जी क्या है वो बोलता ही, कौन नहीं बोल सकता है भाई। ये है कि हम लोग धरती पे जिंदा ही नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है भैया? अगला प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हम ना ये बात ना तुम लोग से बहुत बार पूछे हैं, हर बार गलती दिया है सब आंसर। पता नहीं सबके दिमाग में क्या है, हम पूछ रहे हैं सबसे लंबा बांध पूछ रहे हैं, सबसे ऊंचा बांध पूछेंगे तब उससे हमको भाखड़ा नंगल बताना तो हम एकदम टिक करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करते भैया भारत का सबसे लंबा बांध पूछ रहा है, तो लंबा बांध में कौन हो गया? हीराकुंड बांध। लंबा में लंबाई में बौर है भैया हीराकुंड बांध। ठीक है, अगर बात करें कि सबसे ऊंचा बांध तो भैया भाखड़ा नंगल बांध। याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आंसर तो कोनो भाखड़ा नंगल बांध नहीं टिप, नहीं तो कोनो टिहरी बांध टिपने लगता है। ठीक ना? हाँ, तो ये सब गलती नहीं करना। अगला यहाँ बहरी बांध लिखल है ना, तो सब टिहरी बांध का टिपने लगी, तो टिहरी बांध लिखल था। चलो अगला है, भूकंप की सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? लव तरंग। इसको क्या कहते हैं? लव तरंग कहते हैं। मतलब भूकंप की सबसे अधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है? लव तरंग। लव तरंग कहने का मतलब बउआ इसलिए कहा जाता है कि लव बड़ी खतरनाक चीज है, तो लव तरंग जो होता है वो बड़ी खतरनाक होता है। भूकंप का एल तरंग जो होता है जो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए लव बब के चक्कर में नहीं पड़ो, ऐसु अब दो चार दिन बाद एग्जाम है, 2-4 दिन बाद बोरा में कसाने वाला है तुम लोग। चलो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसमें तो लव तरंग हानिकारक है, तो इसमें मारना पड़ेगा ना एल तरंग। चलो ठीक है, अब कोनो कोनो उठ के ही नहीं कह देना कि प्यार किया तो डरना क्या। बाबू बोरा में जब कसाएगा ना तो समझ में आ जाएगा। एल तरंग, उसी को लव तरंग कहते हैं। ठीक है बउआ, चलो ये बड़ी धीरे धीरे आता है, बड़ी खतरनाक होता है, द्वितीय तरंग में आता है। अब पहला तरंग में तो कुछ नहीं होता है, द्वितीय तरंग वाला बड़ी खतरनाक होता है, बिल्डिंग विल्डिंग तोड़ ताड़ देता है। ठीक है, चलो तो अगला हमारा प्रश्न है 47, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1951 में, 15 अप्रैल 1950 में या फिर 15 अप्रैल 1951 में। अब तुम लोग को बता दें कि भारत में योजना आयोग का जो नाम बदल के अब रख दिया गया है नीति आयोग। क्या रख दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग नाम बदल के रख दिया गया है। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो सबको पता होगा भाई कौन सा साल? तो 15 मार्च 1950। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर दो, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ। ठीक है, अच्छा सर, लव इज नॉट फेक बट लवर्स आर फेक। ओ भाई दिल को छू लिया, क्या बात है। तुम लोग का दिमाग तो हीर रांझा लैला मजनू पे टिकल रहता है। देखा है कभी लैला मजनू को फिगर में? छोड़ो ना उसको, छोड़ो ना, मुमताज को देखा है जिसके याद में ताजमहल बना था? तब वो फेस देख के ना लव तो होना, फेस देख के लव नहीं होता, उसको अट्रैक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? अब हम बायोलॉजी तो अभी पढ़ा नहीं रहे ना, तब बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, हाँ समझे बाबू आदित्य, तुम्हारा फीलिंग को हम समझ रहे हैं, लेकिन फीलिंग इज डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना? हाँ, तो बाबू उसको हम लोग लव नहीं कहते हैं जिसको आप कह रहे हैं। ठीक है, जो लव आपको मम्मी आपके फैमिली से आपको मिलता है ना, वो होता है प्योर लव, जिसको नहीं कहता शुद्ध देसी घी। ठीक है, तो वो ना सबके नहीं पछता है। मम्मी पापा बहुत बड़ी खराब लगेंगे तुमको, एक बार हमको बार बार कहते हैं पढ़ने के लिए, ये करने के लिए। हमको तो वह बाबू सुना ठीक लगती है, अच्छा लगता है। मारेंगे बांस उठा के ना, खोचहा आवाज, समझ में आ जाएगा। चलो अगला हमारा प्रश्न है 48, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? अब मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी।
अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे पहला जो प्रधानमंत्री थे जो मानव विकास रिपोर्ट जारी किए थे, लेकिन भैया कब हुआ था? मई 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, या फिर अगस्त 2005 में? कब हुआ था ये बताओ। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी। 2002 में कब हुआ था? 2002 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा, ठीक है। 48 का डी नहीं हो भैया, अप्रैल 2002 में हुआ था, सी होगा आंसर, सी होगा, ठीक, आंसर सी, नॉट डी, सी सी सी। ए भाई रे, तुम लोग 2005 कैसे मार रहा है रे? भारत की पहली विकास मानव रिपोर्ट जारी किया गया था 2002 में। ये भाई क्या रे, हम सही है कि तुम लोग सही हो? एक बात बताओ, एक बच्चा बोल रहा है सी, एक बच्चा बोल रहा है डी, अब बाकी सब डी 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 के लिए है। लेकिन भारत का मानव विकास रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2002 में किया गया था। बताओ, गद्दारी कर रहा है तुम लोग। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो भाई साहब 2002 में किया गया था। गद्दार साहब, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना है? अटल बिहारी वाजपेयी का, तो भाई साहब उन्होंने सबसे पहला रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है। बात तो तुम लोग को पता होगा, लेकिन तुम लोग गलत कर रहे हैं। सही है, यानी मारेंगे ना, कान झाड़ देंगे, हमारा ही सही है। अगला हमारा प्रश्न है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? हाँ, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? ऑप्शन है आपका तेंदुलकर समिति, योजना आयोग समिति, राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर नीति आयोग। किसने दिया था गरीबी निर्धारण के लिए कैलोरी मापदंड? कैलोरी मापदंड किसने दिया था भैया? क्या तेंदुलकर समिति, क्या योजना आयोग, क्या राष्ट्रीय विकास परिषद या फिर नीति आयोग? किसने दिया था ये बताना है, जल्दी से बताओ। किसने दिया था? देखो, योजना आयोग जो था ना भैया, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग कहता ही था कि भाई तुम कैलोरी मापदंड से, कैलोरी जलने के हिसाब से तुम योजना आयोग में गरीबी रेखा को ढूंढ सकता है, योजना आयोग का ही नियम था, ठीक है। चलिए बी, अगला हमारा प्रश्न है 50, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? अच्छा, महालनोबिस की अध्यक्षता में, महालनोबिस की अध्यक्षता में सबसे पहले क्या किया गया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मानव विकास सूचकांक या फिर राष्ट्रीय आय समिति या फिर योजना आयोग? किसको दर्शाया गया था? ओके, जल्दी से बताओ भाई, किसको किसको स्टार्ट किया गया था, किसको? हाँ भाई, राष्ट्रीय आय समिति को। किसको? राष्ट्रीय आय समिति को। महालनोबिस का सबसे बड़का काम था भैया राष्ट्रीय आय समिति का गठन किए थे, इनका अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया था, महालनोबिस को, राष्ट्रीय आय समिति का। राष्ट्रीय आय समिति, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है 51, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और इनमें से कोई नहीं। तो भैया द्वितीयक के तो नामे छोड़ दीजिए भैया, ये तो होता है औद्योगिक में चल जाता है। तृतीयक क्षेत्र तो बड़ी कम है, उधर सेवा क्षेत्र, हॉस्पिटल और नॉल बॉल टॉल टॉल ये सब तो कुछ हिले नहीं है, तो तृतीयक क्षेत्र ज्यादा होगा कहाँ से? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में तो खेती वाला है, सबसे ज्यादा तो खेती, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, ठीक है, और बहम पालन, उसके बाद अंधभक्ति पालन, सब तो उन्हीं होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न 22, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है, इनमें से सभी में आता है? बताओ, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में आता है? बताओ। गैस और बिजली मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री भाई, इंडस्ट्री से नहीं सब प्राप्त होता है गैस और बिजली, तो जाहिर सी बात है भैया हम इसमें द्वितीय मार देंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत क्या होगा? सब कैंसर भी आ रहा होगा भैया, 52 में बीमारी बी पर आंदोलन कर दिया होगा तुम लोग, लेकिन आंदोलन खड़ा कर दिया कौन भाई? सबसे पहले किसने मारा था? बी ऑप्शन टी, किसने मारा? किसी ने मारा, सी मारा, गलती मारा। चलो अगला हमारा प्रश्न है, आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा, ये तो डायरेक्ट आंसर है भाई साहब, ये आंसर है, मतलब कह रहा है भैया, कह रहा है कि आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो, मतलब सब एक साथ मिल के आगे बढ़े, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं, समावेशी विकास कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं, या फिर इनमें से सभी कहते हैं? बताइए। तो भैया इसको हम क्या कहते हैं? समावेशी विकास। क्या कहते हैं? समावेशी विकास। आज है समा बंधा हुआ आज की सा। चलिए ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा भाई? सतत विकास इसको नहीं कहते हैं, सतत विकास कहते हैं किसको? कि अभी का जरूरत पूरा करते रहे और अपने बाल बच्चा के लिए बचा के रखे उस संसाधन को, उसको कहते हैं सतत विकास। समझ में आ लो? हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समावेशी विकास। ठीक है बच्चा पार्टी,
नितेश GMPSANG क्या क्या लिख के लाता है, संगम लिखा है। अच्छा, रितेश कुमार GM संगम, भाई साहब पूरा टोला मोहल्ला का नाम लिख लिया है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, बताइए। बताओ 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 बच्चा पार्टी। अरे भाई अब 30 कितना 27 28 क्वेश्चन और है, 80/80 देखना है, 80 में कितना 80 ला रहे हैं। हेलो हेलो रितीश, वेलकम वेलकम इन आवर लाइव क्लास। तो बताओ भैया, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक, या फिर क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यक्रम। पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की, क्या बताए थे आंसर अभी जस्ट 54 में। भैया योजना आयोग बनाया था ना विकास रिपोर्ट को जारी करने के लिए, तो योजना आयोग ही बनाया होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग ही बनाया था भैया क्या, विकास रिपोर्ट। ओके चलिए, हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। सबसे ज्यादा आय कहां से आता है भैया, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है, गोवा है, गोवा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। जल्दी से बताओ कौन है कौन है कौन है कौन है भाई, सबसे ज्यादा तो भैया गोवा ना, सबसे ज्यादा गोवा, और सबसे कम अपना प्यारा बिहार ना, सबसे सबसे लिखे रे, सबसे लिख दिए, सबसे कम किसका भैया, तो अपना बिहार। अरे बिहार में ना बाहर है, उसके बाद हम लोग कहेंगे भैया हम तो वो है जो हम 100 पे भारी पड़ते। अरे भाई बड़ी गंदा स्थिति है बिहार की, में हम लोग का बहुत ज्यादा अपमान होता है सर, इसलिए कहते हैं कि आप लोग पढ़िए और ऐसा कुछ कीजिए जिससे हमारे समाज का कल्याण और हमारा देश, हमारा दुनिया में हमारा नाम। ठीक है चलिए, तो अगला हमारा प्रश्न है 56, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है, मजदूरी कहलाता है, लाभ कहलाता है, या फिर लगान कहलाता है। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, जल्दी से बताओ। भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, ब्याज, मजदूरी, लाभ और लगान। ओके, इसको हम लोग रेंट कहते हैं, उसी को हम लोग इंग्लिश में रेंट कहते हैं, उसी को हम लोग लगान कहते हैं भैया। भूमि का परिश्रमिक को हम लोग लगान के नाम से जानते हैं। अब यही लगान का तो चक्कर है जिसको हम लोग टैक्स भरते हैं ना बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, बात खत्म करेंगे। अगला है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था और किसने लगाया था भैया, तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी साहब लगाए थे। कब लगाए थे ये बताना है, 1798 में, 1848 में, 1868 में, या फिर 1911 में। राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी लगाए थे, क्या रुपया, 20 रुपया। उस समय लगाए थे, क्या रुपया था रे, 20 रुपया था, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आया, 20 रुपया। तो सबसे पहले कौन लगाया था, 19 अरे भाई 19 तो कुछ होगा नहीं इसमें, 1868 होगा, 16 होगा। 1868 में राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा 20 रुपया लगाया गया था। 57 का सी इज राइट, सत्यम का सबसे पहला आंसर आया है, गुड बॉय, गुड गर्ल सॉरी। अगला है, चक्रीय प्रभाव का संबंध किससे है, चक्रीय प्रभाव का संबंध किससे है, प्रियांशु राज शर्मा, बिल्कुल बउआ सही है आपका। चलिए, इससे कह रहा है चक्रीय प्रभाव का संबंध किससे है, उत्पादन, आय, व्यय, इनमें से सभी। तो चक्रीय प्रभाव यानी चारों तरफ से घूमने वाला भाई साहब, तो उत्पादन, आय, व्यय सब चक्रीय प्रभाव है, चारों तरफ से घूमते रहता है, आय हुआ, व्यय हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि चक्रीय प्रभाव का संबंध क्या है, उत्पादन से भी, आय से भी संबंध और व्यय से भी है। ठीक है चलिए, तो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है बुआ, धीरज का सबसे पहला आंसर अलग है। ठीक है ठीक, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। अरे भाई सबसे होता है, सबसे चक्रीय प्रभाव सब में होता है ना। अरे चक्कर चक्कर काटने वाला भाई, आय भी होता है, व्यय भी होता है, और हमारा उत्पादन भी होता है। ठीक है चलिए, अगला है, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं, मतलब जितना हम लोग कमा रहे हैं, जितना हम लोग खा रहे हैं, उसके बीच में जो बचता है वो क्या बचता है, तो भाई जितना हम लोग कमा रहे हैं उतना हम लोग खा रहे हैं, जितना में से कमा के खा के बचा उसको हम लोग बचत कहेंगे। अरे सिंपल है, कमा के खा के बचा उसको बचत कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंख बंद करके ऐसे ऐसे क्वेश्चन को टिक करो ना, तो कहा तुम लोग आदमी रहेगा। अरे जितना कमाए और जितना खाए दोनों में से बच गया ओकरा कहेंगे बचत। सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि आय माइनस का उपभोग उसको बचत, यानी बचत बराबर आय माइनस का उपभोग होता है। ठीक है चलो ठीक है। अगला है 60, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है भैया, पारिवारिक आय है, सार्वजनिक उपक्रमों क्या है, सरकार क्या है, या फिर किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। तो इसमें तो सबको पता होगा, बार बार रटा के आए भैया कि अपन आय राष्ट्रीय आय नहीं हो सकता है,
सरकार का आय नहीं हो सकता है। सार्वजनिक उपकरणों यानी हमर ये स्टूडियो तो एकरा से आय को राष्ट्रीय आय नहीं कर सकते। लेकिन बात करते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर जितना भी अंतिम वस्तु होगा सबके जोड़ के पूरे भारत में, तो उसको हम क्या कहेंगे भैया, ऑप्शन नंबर डी, यानी उसको कहेंगे भैया राष्ट्रीय आय। मार दीजिए भैया, ऑप्शन डी सही कर दीजिए, बिल्कुल सही होगा, लाजवाब एकदम जाने दीजिए। अगला हमारा प्रश्न है 61 भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है भैया, तो गोवा। इसको टिक करो, बी ऑप्शन टिक करो, अभी जस्ट आया था, हमको लगता है कि ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो चलो इसका आंसर हम लोग बी टिक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा प्रश्न है 62 भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है। अरे भाई क्वेश्चन रिपीट काहे कर रहा है, गद्दारी हो रहा है मेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है भाई। अब कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, तो भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, लगान कहलाता है, ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, 1868 में लगाया गया। भाई ये रिपीट काहे कर रहा है, 64 में चक्रीय प्रभाव, अरे इनमें से सभी, इसके बाद सब रिपीट है क्या। 65 राष्ट्रीय आय का अर्थ, ओ भाई डी, इसको भी टिक करो। 66 भारत में, हाँ अब आया, भारत में सहकारिता कह रहा है, भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, जल्दी से बताओ। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1904, 1905, 1907, 1920। सहकारिता आंदोलन कब प्राप्त हुआ, जल्दी से बताइए पटाक पटाक। हाँ भाई बताओ, सहकारिता आंदोलन कब प्राप्त हुआ, 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में सहकारिता आंदोलन कब प्राप्त हुआ, ये बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी। एनीवन? 1904 प्रियांशु का सबसे पहला आंसर आया, प्रियांशु राज शर्मा का, उसके बाद आंसर आया नीरू का, उसके बाद धीरज का, उसके बाद नीरू, चलो चलो सब रिपीट कर रहा है। तो 1904 में कब आया था, 1904 में, या सहकारिता आंदोलन पूछ रहा है लेकिन बच्चा 67 में सहकारिता आंदोलन, 1904, 1905, 1907, 1920, क्या और किसी का आंसर आया, सीमा का आंसर ए आ रहा है 1904, चलो ठीक है। तो भैया 1904, लेकिन इसमें हमको डाउट हो रहा है, हमको इसमें डाउट हो रहा है, ए एम आई राइट, चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन आई हैव डाउट इसमें, आई हैव डाउट, मेरे को खुद का डाउट है इसमें। चलिए देखते हैं, इसको मिला लेंगे, पोल में डाल देंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है भैया 68 ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, जल्दी से बताओ। ग्रामीण बैंक के संस्थापक तो पता है, अभी जो ठीक है, अभी जो राष्ट्रपति है भैया बांग्लादेश का, ठीक है, वही है ग्रामीण बैंक के संस्थापक, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ठीक है, यही है ग्रामीण बैंक के संस्थापक, ग्रामीण बैंक के संस्थापक यही बंदा है, ठीक है। 1976 में सबसे पहले ग्रामीण बैंक को स्थापित करने वाला यही आदमी था, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण क्षेत्रों में किया था, ठीक है। तो हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जो कि अभी क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति नहीं, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, ठीक है। चलो अगला हमारा प्रश्न है 69 भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, आरबीआई, या फिर बात करते हैं वित्त आयोग। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, जल्दी से बताओ, पटाक पटाक बताओ भाई, भारत में मौद्रिक नीति का प्रतिपादन कौन करता है, क्या वित्त मंत्रालय करता है, क्या भारत सरकार करता है, राज्य सरकार करता है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, या फिर वित्त आयोग करता है, जल्दी से बताओ ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अरे भाई बी लिखे हैं, सी बोल रहे हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 70 व्यापारिक बैंक का एजेंसी क्या काम करता है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी का क्या काम है, जल्दी से बताओ। व्यापारिक बैंक का एजेंसी का क्या काम है, ऋण देना, प्रतिभूति व्यक्ति का क्रय विक्रय, या फिर लॉकर की सुविधा देना, या फिर जमा स्वीकार करना। एक बात बताओ, व्यापारिक बैंक है, बिजनेस बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट खुलवाओ, क्या कहते हैं, करेंट अकाउंट, क्या कहते हैं भैया, करेंट अकाउंट खुलवाओ। तो करेंट अकाउंट में हम लोग का ऋण नहीं मिलता है भैया, लॉकर की सुविधा नहीं होता है, जमा स्वीकार करना नहीं होता है, लेकिन बात करते हैं प्रतिभूति व्यक्ति का क्रय विक्रय पर ध्यान देना होता है, जितना आया गया भैया उसका पूरा टोटली व्यय करना पड़ता है, ठीक है। चलिए भैया, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है 71 सहकारिता का मूल तत्व क्या है, आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, लोकतांत्रिक संचालन, या फिर इनमें से सभी। सहकारिता का क्या है भैया, सहकारिता का मूल तत्व क्या है, जल्दी से बताओ, सहकारिता का मूल तत्व क्या है, सहकारिता का मूल तत्व क्या है बच्चा पार्टी। तो सहकारिता मतलब होता है कि आपसी सहयोग, बिल्कुल, सहकारिता मतलब कि आपस में सहयोग करना, दूसरा अपना से आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं, सदस्यता ज्वाइन कर लेना, तीसरा लोकतंत्र का पालन करना, और चौथा होता है इनमें से सभी, यानी कि बात है कि भैया सब का सब होता है सहकारिता का मतलब, यानी ऑप्शन नंबर डी।
अगला है 72 निम्न में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अभी जो दिया गया है उसमें सबसे पहला किस बैंक का उद्घाटन हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक। बताओ जल्दी से बताओ किस बैंक का उद्घाटन सबसे पहले हुआ था। उद्घाटन, हाँ उसी को ना हम लोग उद्घाटन कहते हैं। निम्न में किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई। पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन बैंक। चलो भाई जल्दी से बता दीजिए किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। देखो 1894 में वो बैंक का उद्घाटन हुआ था। 1894 तो 1894 में सबसे पहला बैंक स्टार्ट हुआ था पंजाब नेशनल बैंक, जरा हम लोग पीएनबी के नाम से जानते हैं। पीएनबी के नाम से जानते हैं। 1894 में हुआ था। ओके ओके ओके। लेकिन शुरुआत कर काम हुआ था लाहौर में 1995 में, 1895 में। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तो याद तो हमको ये रखना होगा ना। लाला लाजपत राय किए थे बउआ, यहो बात याद रखना। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय साहब किए थे। और एगो स्वदेशी और भी नेता मिलके किए थे, लेकिन लाला लाजपत राय का सबसे पहला नाम आता है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ना बउआ, पंजाब नेशनल बैंक सबसे पहले खुल रही रहा। 73 भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था। भूमि विकास बैंक को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधन बैंक या फिर नाबार्ड। चलो जल्दी से बताओ भूमि विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता था। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधन बैंक, नाबार्ड। सबको पता होगा, ये सबको पता होगा कि भैया इसको भूमि बंधन बैंक के नाम से जानते थे। भूमि बंधन बैंक के नाम से जानते थे, जिसको बाद में नाबार्ड के नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं भैया भूमि बंधन बैंक, भूमि बंधन बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, प्रियांशु का सबसे पहला आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है बउआ, डन। अगला हमारा प्रश्न है 74 सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश में की गई थी। सूक्ष्म वित्तीय मतलब कि छोटा छोटा पैसा को जमा करने के लिए। तो भैया बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस द्वारा खोला गया था। यूनुस द्वारा खोला गया था, प्रोफेसर यूनिस द्वारा 1976 में। ये तो अभी जब होता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलो चाहे सूक्ष्म वित्तीय संस्था बोलो, तो प्रोफेसर यूनिस द्वारा खोला गया था बांग्लादेश में। ठीक है, ये तो सबको पता हो गया है क्योंकि हमने इसको पहले भी बताया था। ठीक है, चलो हमारा अगला जो प्रश्न है 75, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। सबसे अधिक रहा है भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। कृषि का, औद्योगिक का, सेवा का या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का रहा है, ये बताना है। जल्दी से बताओ भाई साहब, इसका आंसर तो सबको पता होगा, सेवा क्षेत्र। अरे भाई साहब किसका, सेवा क्षेत्र का। किसका, सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में सबसे ज्यादा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, कम किसका, तो प्राथमिक क्षेत्र का। कम किसका, तो प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे कम रहा है। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है भाई साहब 76। किसा है 76। अगला प्रश्न जो कह रहा है भैया कि वस्तुओं और सेवाओं के अपने उपयोग के लिए खरीदता है, यानी जो वस्तुओं और सेवाओं को अपना उपयोग के लिए खरीदता है, अपना फायदा के लिए खरीदता है, उसको हम क्या कहते हैं। किसी भी चीज को खरीदते हैं हम लोग, काहे खरीदते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। क्या सेवा प्रदाता कहते हैं, क्या उत्पादक कहते हैं, क्या उपभोक्ता कहते हैं, क्या दुकानदार कहते हैं। बताओ जल्दी से बताओ कि वस्तु और सेवाओं को, ठीक है, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। क्या सेवा प्रदाता कहते हैं, क्या उत्पादक कहते हैं, क्या उपभोक्ता कहते हैं, क्या दुकानदार कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं भैया, इसको कहते हैं भैया, इसको कहते हैं उपभोक्ता। अरे जे खाए वाला होता है ना, खाए वाला, ओकरा उपभोक्ता कहते हैं। जो उपजाए वाला होता है उत्पादक कहते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सीमा का क्वेश्चन है कि सर मेरा मैथ्स क्वेश्चन का आंसर कब मिलेगा, कितना दिन। क्योंकि बउआ कल हम भूल गए थे, लेकिन आज हम प्रयास कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद जस्ट बाद आपका हम सॉल्व करके भेज दें। आपका नहीं, बहुत लोगों का हम छोड़ रखे हैं अभी। ठीक है, सबका आज रात में निपटा देंगे। ठीक है, आज रात में सबको निपटा देंगे। ठीक है, सबका जितना जो भी डाउट है हम सबको क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन। चलो अगला हमारा प्रश्न है 77, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। गैर आधारभूत संरचना का अंग बताइए जल्दी से। गैर आधारभूत, अच्छा गैर आधारभूत बात करते हैं कि ऊर्जा है, कि शिक्षा है, कि यातायात संचार। ऊर्जा, यातायात, संचार सब आर्थिक क्रिया के रूप में है, लेकिन शिक्षा जो है गैर आर्थिक है। ऑप्शन नंबर बी। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कौन है, शिक्षा। बाकी बात ऊर्जा, यातायात, संचार सब के सब क्या है, सबके सब आर्थिक क्रिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 78, देश की सीमा के भीतर एक वर्ष के उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, या फिर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, या फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद, या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अच्छा इसमें इसमें ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तब समझ में आएगा। कह रहा है कि एक साल के अंदर, ठीक है,
1 साल के अंदर देश के सीमा के अंदर जितना भी वस्तु बचता है, उसका सेवा का जितना भी पैसा आता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो देश के अंदर वाला का बात कर रहा है, इसको क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अरे देश के अंदर सीमा के अंदर है, तो अगर हम बाहर वर्ष सबका ले ले, जितना आय व्यय किए हैं सबका ले ले तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। लेकिन अब कह रहा है कि घरे वाला बात करना है, देश के अंदर, सीमा के अंदर। अब सीमा का नाम सीमा नहीं समझ लेना, ठीक है? सीमा तो बात करते हैं, सीमा मतलब बाउंड्री। तो बाउंड्री के अंदर जितना हम लोग किए सब के सब घरे वाला ना हुआ रे, चाहे वो सेवा के लिए किए, चाहे वो अपना प्रोडक्ट जो भी उपजाए बेचे जो किए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला है 79, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? अच्छा, वैश्वीकरण करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? वैश्वीकरण करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? भैया कृषि को हुआ, सेवा को हुआ, विनिर्माण को हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बात करते हैं वैश्वीकरण हुआ तो ग्रामीण क्षेत्र और कृषि को सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। भैया वैश्वीकरण जब से लगा तब से ग्रामीण क्षेत्र और कृषि को, तो इसमें ऑप्शन है कृषि, तो ऑप्शन टिक करेंगे ए, ठीक है? ऑप्शन टिक करेंगे ए, यानी कि कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ भैया साहब ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी? चलिए अगला अगला हमारा प्रश्न है 80 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? हाँ, तो बात करते हैं बच्चा पार्टी, कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीय क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट बताया था कि सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी चीज का है तो भैया सेवा क्षेत्र का है, और सबसे कम जीडीपी में योगदान किसका है? सकल घरेलू उत्पाद में, तो क्या है भैया? प्राथमिक क्षेत्र का। इससे क्या होता है कि हम लोग जितना उपजाते हैं उससे हम अपना खाने में व्यस्त कर लेते हैं, खाने में, ठीक है? प्रियांशु राज बोरा नाम लीजिए, बिल्कुल सही है, बहुत हमारा आंसर सबसे पहले आया है, संगीता का उससे पहले आंसर आया है, प्रियांशु का उसके बाद आंसर आया, ठीक है? इट्स नीरू का आंसर आया, धीरज का आंसर आया, सीमा लगता है सो गई, सीमा का आंसर नहीं आया है। चलो तो ऑप्शन हो जाएगा भैया प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। सबसे कम इसी का योगदान है, सबसे ज्यादा किसका योगदान है? तो सबसे ज्यादा योगदान है किसका? सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र, ठीक है? तो आज के प्रश्न का ये हमारा टोटल 80 प्रश्न हो गया, ठीक है? यानी हमारा ये टोटल के टोटल 80 प्रश्न हो गया। क्या हो गया? 80 प्रश्न हो गया। रुक जा, इसका कलर चेंज करके लिखते हैं। क्या आपका 80 में से कितना आया? 80 में से कितना आया आप लोग कमेंट करके जरूर बताया ना, कितना आया भाई ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? कमेंट मतलब कि जो आप यहाँ पे जो लाइव होता है इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आया आपका, ठीक है? तो चलिए 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 चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, जो कि बेहद जरूरी था हमको करना था, ठीक है? वो ग्रीन पे हमको अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हमें एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, अभी रुकना, सब रुकना, ठीक है? 5 मिनट दे दो हमको, 5 मिनट, ठीक है? 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट। हमको ये कहना और करना था कि भाई साहब और बहन साहब, ठीक है? हाँ, तो ठीक है, पहले एक बता देते हैं, भैया, क्या है सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आपको एक स्क्रीन पे एक नंबर, ठीक है? एक स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? 9471007389, ठीक है? स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, स्क्रीन पे चल रहा होगा एक नंबर, उस पर आप मैसेज कर देना प्रियांशु, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलो अब दूसरा बात हमको क्या करना था कि 5 मिनट दे दो। अब हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं भैया कि संस्कृत का, ठीक है? संस्कृत का, ठीक है? अब कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे है ना, कल सैटरडे है, तो हम बात करते हैं भैया कि कल संस्कृत का एगो मैराथन क्लास लाया जाए, मैराथन क्लास लाया जाए, जिसमें कि सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है? सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है? और वन लाइनर ऑब्जेक्टिव होंगे। वन लाइनर बोलने का मतलब कि एक लाइन में, जैसे मुंडो निषद में कितने उपसर्ग है, कितने प्रत्यय है, ठीक है? ऐसा करके, ठीक है? तो बताओ क्या बात करते हो कि अगर सब्जेक्टिव प्लस का वन लाइनर ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव और इसमें क्या रहेगा? ग्रामर पूरा रहेगा। ग्रामर पूरा कहने का मतलब कि एस्से कौन कौन मुख्य एस्से होने वाला है, उसके बाद एप्लीकेशन और लेटर, कौन कौन एप्लीकेशन होने वाला है, यानी फुल्ली संस्कृत, फुल्ली संस्कृत मतलब फुल्ली संस्कृत, पूरा सब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्टिव जो रखेंगे हम वन लाइनर रखेंगे। अच्छा वन लाइनर कहने का मतलब क्या भाई? वन लाइनर कहने का मतलब कि जैसे हम लोग बोले कि मंगलम पाठ में कितने उपनिषद से लिया गया है, या फिर मंगलम पाठ के लेखक कौन है, ऐसा कुछ नहीं, आख्या क्या पटना का परिणाम क्या था, मतलब सीधा क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है? संस्कृत मेरा नहीं है, ठीक है? संगीता शर्मा कोई बात नहीं, तुम्हारा संस्कृत नहीं है,
उर्दू लिहो क्या? सर लाइव कब शुरू होता है? तो बउआ लाइव जो है हमारा 7 बजे से चालू हो जाता है। 7 बजे से 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोनो मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 7 बजे से लाइव चालू हो जाता है। तो इस क्लास को आप लोग कब करना चाहते हो ये बताओ। ये संस्कृत का हम सोच रहे हैं मैराथन करके संस्कृत को एक ही दिन में निपटा दे, चाहे वो 2 घंटा में खत्म हो, 4 घंटा में हो, 5 घंटा में हो, 10 घंटा में, 20 घंटा में, जॉब हो। बताओ, क्योंकि हमारा यूट्यूब अब ठीक हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद यूट्यूब टीम को कि जो मेरा मैसेज का रिप्लाई कर करके हमसे थोड़ा सा हेल्प करके मेरा यूट्यूब को थोड़ा ठीक कर दिया, नजर न लगे किसी को, ठीक है। बताओ तो कब किया जाए संस्कृत का महामैराथन, ये बता देना। अच्छा मैथिली है वो, आप कहाँ से हो? बता देना संगीता आप कहाँ से हो, ठीक है। तो बात करते हैं कि मेरा ये मानना था कि कल अगर करते तो क्या होता। देखो मेरा एक मोटिव था कि कल अगर करते तो संडे को हम लोग फ्री रहते तो संडे को एक मैथ्स का क्लास बवाल बम्पर तरीका से ले लिया जाता। मेरा ये मानना है। ये बताओ भाई साहब कि कल कितने बजे से स्टार्ट कर दिया जाए। वैसे मैं पोल करूंगा, ठीक है। तो ये हमें बहुत ज्यादा एप्लीकेबल काम करना है इस पे, ठीक है। क्योंकि कल सैटरडे, तो सैटरडे टू संडे चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ज्यादा क्लास व्लास भी किसी का नहीं होगा ऑफलाइन, मेरे हिसाब से समझो तो। जल्दी से बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ बताओ भाई। 9 बजे रात को एक बोल रहा है, 6 बजे होगा। देखो फुल्ली संस्कृत, एको गो कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा, पूरा संस्कृत, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसे एप्लीकेशन लेटर जे बता देंगे से समझ लो कि अइबे करेगा, जाकर रटिए जाना, सीधा सीधा रट जाना, एकदम खत्म कर देना। क्वेश्चन भी रहेगा उसमें, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ऐसे एप्लीकेशन सब रहेगा उसमें, सब सब सब। इसका पूरा प्लान बन गया, पूरा प्लानिंग हो गया, पूरा सब कुछ हो गया, बस टाइम आपसे पूछना था। गाड़ी जोगड़ी, गाड़ी जोगड़ियारा, ठीक है बच्चा। देखो हम इसका टाइम दे देते हैं आपको, ठीक है। कल ही करवा देते हैं, लेकिन ये देखो टाइम आप लोग 7 बजे से रख लो, 7 से नहीं 8 बजे से रख लो, 8 बजे से रख लो ना, 8 बजे से, 8 बजे शाम से रख लो, 8 बजे शाम से रख लो। 8 से 12 चलेगा, बहुत मैक्सिमम 1 चलेगा। अगला दिन संडे है तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, ना हमें ना तुम्हें ना, क्योंकि हमें ऑफलाइन भी जाना होता है, इसी हिसाब से देख के हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब बताना तुम लोग 7 से मत रखो, 8 से रख लो, 8 से 9, 9, 10, 11, 12, 1, 1 तक खत्म हो जाएगा। 3 घंटा का पेपर में हम 3 घंटा पढ़ा के तुमको खत्म कर देंगे। कल दिन में नहीं रखो, दिन में होता क्या है कि सारे बच्चे घर पे नहीं रहते हैं, ठीक है ना। रोहित सर पढ़ाएंगे बुआ, रोहित सर साइंस का लेके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहे हैं एकदम बवाल तरीका से, ठीक है बुआ धीरज। हे प्रभु आप ही लोग बता देना टाइम कब रखा जाए, हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, हमारा नंबर यहाँ पे है, मैसेज कर देना, जिसका जनने संख्या ज्यादा होगा उन्हें हम कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम यूट्यूब पे पोल कर देंगे, अभी जस्ट बाद उस पोल पे जाके अपन अपन प्रतिक्रिया पोल पे चढ़ जाना, सब बता देना कि क्या वजह से करवाना है, उहे वजह से स्टार्ट होगा, ठीक। चलो ठीक ठीक ठीक। हे प्रभु याद रखना कि भैया मैराथन जो संस्कृत का होगा फुल्ली मैराथन होगा, ठीक है। उसी उसको रटने के बाद संस्कृत अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतना तुम समझ जाओ, ठीक। लेकिन अब इसका टाइमिंग फिक्स करो और सब बच्चा को जाके बता देना कि भैया संस्कृत का मैराथन इतना बजे से होने वाला, नहीं संस्कृत में कुछ नहीं पढ़ा है उतना रट के चल जाओ भाई, 80 से 90 नंबर तक कहूं नहीं जाने वाला है, याद रखना, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। याद रखना कि भैया सबको बताना है कि संस्कृत का क्लास आने वाला है एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। तो चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, लाइव कमेंट में तो कर ही रहे हो, लेकिन एक बार वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और पढ़ेगा बिहार टीम आपको कैसा लगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तो चलिए भैया जाने से पहले हमारे चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद सभी को, थैंक यू सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर क्या थैंक यू फॉर क्या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, उसके बाद क्या, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। चलिए चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। चलिए भैया अब हमको भूख लग गया, जा रहा है खाना खाने, ठीक है। चलो गुड नाइट सभी को। चलिए चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। पोल पे जाके कूद जाना, पोल पे बता देना कि संस्कृत का महामैराथन कब लाया जाए। ओके डन 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 डन, बाय बाय, टेक केयर।